नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरबी द विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग फिर अपनी वही श्रृंखला को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग इस समय तैयारी से जूझ रहे हैं, तैयारी में जूझ रहे हैं कि हमें कब वर्दी मिले, कब वर्दी मिले, उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे, उसी को हम और आगे आपको लेके चलेंगे। उसी लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग लगातार आपसे यहाँ पर रूबरू होते हैं। हर रोज़ अपने ही समय पर, निर्धारित समय पर होते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्लास को देखते रहिएगा। और प्रश्नों की जो यह श्रृंखला जा रही है, और इस प्रश्नों की श्रृंखला को एकदम सनसना के करते रहिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है, सबसे पहला वहाँ पे एक प्रश्न आया हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न क्या जुड़ा हुआ है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? क्या जुड़ा हुआ है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो विकल्प आपके सामने लिखा गया, भारोपी है, द्रविड़ है, आष्टिक भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। तो दोस्त, यहाँ पर यह चार विकल्प आपके सामने आते हैं। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो अब आप हमें बताएंगे कि जो यहाँ पे संथाली भाषा लिखा गया है, ये संथाली भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक, तो मित्र यहाँ देखिए, सबसे पहले भारोपी है, तो भारोपी तो नहीं होगा, द्रविड़ भी नहीं होगा। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? आष्टिक होगा। जो संथाली भाषा परिवार है, जो संथाली है, ठीक, संथाली है, बिरहोर है, ठीक है, या जितनी भी भाषा परिवार है, जितनी जनजातियों की भाषा होती हैं, वह सब कहाँ संबंधित होती है? आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित होती हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और आपको बता दें, जैसे भारोपी लिखा गया है, भारोपी में संस्कृत आ जाती है, संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत से एक भाषा निकल कर आती है, हिंदी आती है, ठीक। उसके बाद फिर यहीं पर एक भाषा आती है जिसका नाम क्या? मराठी होता है। दूसरी एक भाषा आती है जिसका नाम नेपाली होता है, कोंकणी होता है। यह सारी भाषा कहाँ से निकल कर आती है? भारोपी से। और द्रविड़ भाषा परिवार की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाती है? तमिल भाषा आ जाती है, तेलुगु आ जाती है, मलयालम आ जाती है, वैसे बहुत सारी भाषा आ जाती है। इस तरह दोस्तों, यह क्या हो गया? संथाली भाषा परिवार किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारे सामने जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न हमारे सामने आया, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? लिखा क्या गया? खा लिखा गया, था लिखा गया, चा लिखा गया और फा लिखा गया है। तो आपसे यह पूछा गया कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो जो अल्प प्राण होता है वह मतलब कि अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जिसमें कम ध्वनि आती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम ध्वनि आती है, उससे हम क्या नाम देते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जो अल्प प्राण वर्ण होता है वह वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, 1, 3, 5 जो होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है दोस्त? अल्प प्राण कहलाता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर खा है, था है, चा है, फा है। तो यहाँ विकल्प, पहला विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प नंबर सी सही हो गया, क्योंकि जो चा है, चा क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। यह दोनों क्या हो जाते हैं मित्र? महाप्राण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? महाप्राण होते हैं। यह भी क्या हो जाता है? महाप्राण वर्ण हो जाते हैं। ठीक, यह भी क्या हो जाता है? महाप्राण वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों, हमारे पास जब आपसे पूछा जाए कि इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? चा है, क्योंकि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। और क्या इसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ एक और आएगा जिसका नाम क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। इस अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो वह भी क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण यहाँ से बचे खुचे हैं वह सब क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पे विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो दोस्त देखिए कि हम आपको एक फटाफट सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें आपको प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह लगातार आपको सामने आएगी और तेजी के साथ इसको हल करेंगे और आपको एक एक विकल्पों के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे तीसरे अगले प्रश्न की आई है। कहा गया कि मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान में क्या प्रयुक्त होगा? मोहन, ये वहाँ मोहन के, या, और, अलावा, अथवा। अब देखिए इसमें जो चार विकल्प दिया गया है, तो इसमें यह हो जाएगा कि जहाँ पे कहा गया वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था,
तो यहाँ पर एक विकल्प आ जाएगा, क्या विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, यह विकल्प आपको एकदम सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, यह आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। सभा है, कक्षा है, भीड़ है और दौड़ है। तो इसमें देखिए कि मित्र यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा की अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे देखिए सभा, कक्षा, भीड़, दौड़ नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, हम भी नहीं ध्यान दिए थे, लेकिन यह है कि धीरे से नजर पड़ ही गई मेरी कि क्या क्या कहा गया, नहीं है। जब नहीं है की बात होती है दोस्त, तो वहाँ पे कौन सा नहीं होगा, दौड़। दौड़ क्या हो जाता है, दौड़ एक भाववाचक संज्ञा होती है। क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो जो भाववाचक संज्ञा हो जाती है वह क्या हो जाता है, दौड़ होती है। बाकी यह तीनों क्या हो जाते हैं, यह तीनों क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, समूहवाचक संज्ञा हो जाती हैं। ठीक, कौन हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यह तीनों क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। बात क्लियर है। अगला देखिएगा, लिखा क्या गया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, क्या लिखा गया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो भैया कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है। तो चलिए दोस्त यह बताइएगा कि इसमें क्या हो जाएगा। तो बताइए, फटाफट से उत्तर दीजिएगा आप लोग। अब देखिए कि इसमें जो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया भैया वह क्या हो गया, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो गया। इस पर ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह हम अपने श्रृंखला में हर रोज के लगभग से जो में कवित्री पूछा गया है। यह ध्यान रखिए, यह कवित्री हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी क्या हो गया, एकदम सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया है कि कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह है, ने है, से द्वारा है, को के लिए या हेतु है। तो इसमें से आपको यह बताना है कि जो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है उसको आपको बताना है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है भैया वह कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, सी, को हो जाता है। ठीक, कहा जाता है कर्ता। कर्ता मतलब क्या हो गया भैया, ने हो गया। ठीक, कर्म का मतलब क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे से द्वारा आया है तो मतलब यह क्या हो गया, करण कारक हो गया। ठीक, क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब यहाँ को के लिए आया है तो यह क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक, संप्रदान कारक हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिए यह क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह क्या हो जाता है, को होता है दोस्त। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा गया है कि यह मकान मेरा है, मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। रेखांकित क्या भैया, यह है, यह संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो आपको यहाँ पे सही जवाब का सही उत्तर देना होगा। ठीक है, और सही जवाब आपको देना होगा तो भैया यह संज्ञा तो है नहीं, एक विकल्प अपने आप कट गया। ठीक है, क्योंकि संज्ञा मतलब नाम होता है, नाम है नहीं, यह तो सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण दिया गया है, विशेषण दिया है, यह भी काट दीजिए, यह भी काट दीजिए, बचेगा आपके पास क्या, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बचेगा। ठीक, यह विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। होगा कैसे, तो यह ध्यान रखिएगा, किसी संज्ञा के पहले क्या कहा जाता है, किसी संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम शब्द आए, सर्वनाम शब्द आए तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है,
अब संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम शब्द आएगा तो यहाँ देखिए मकान है, मकान से पहले यह आया है और यह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसी निश्चयवाचक को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, संकेतवाचक या निर्देशवाचक कहा जाता है। ठीक, संकेतवाचक या निर्देशवाचक कहा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि यह क्या हो जाएगा, संकेत या संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ तक जब आपकी क्लियर हो जाती है तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या होता है। लिखा गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को पद कहते हैं, रूप कहते हैं, या धातु कहते हैं, या शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो क्रिया के भैया जो मूल रूप होते हैं, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु होती है। इन्हीं धातु से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक, धातु से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक, जब धातु होगी, धातु से ही क्रियाओं का निर्माण किया जाएगा। धातु के अतिरिक्त और किसी चीज से क्रिया का कोई निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जब धातु नहीं होगी तो कहीं कहीं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पदों से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक, क्रिया का निर्माण होता है। ठीक, क्लियर है। और धातु के अतिरिक्त क्या होगा, ठीक, यह भी ध्यान रखिएगा, धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पदों से भी क्या हो जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है मोह शब्द कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, या संख्यावाचक है। तो अब आपको यह बताना है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक, यहाँ पे आपको बतलाना है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो भैया जब मोह माया की बात होती है तो ये हमेशा क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। ठीक, सीधे से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति के, जब कहा जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था, काल, दिशा, ठीक, गंध आदि के भाव को दर्शाने वाले को हम क्या कहते हैं, सबको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, रंग, गंध, अवस्था, यह सब की बात होगी, जहाँ पर इन सारी चीजों की बात होगी वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो मोह भी एक भाववाचक होता है। भाववाचक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा क्या गया, लिंग, वचन आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे होते हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय। मतलब लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जब किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तो उसे क्या नाम दिया जाता है भैया, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, विकल्प है। विकल्प के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, अव्यय। अव्यय के शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरणिक नियमों का, व्याकरण के नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक, आदि के नियमों का कोई प्रभाव
नहीं होता है। ठीक, यह चीज विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया क्या गया कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित वियोग है, देश है, अधिक है, सुरेश है। अब ये उपसर्ग रहित मतलब इसमें उपसर्गों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैं 3-4 विकल्पों में सीधा सा उत्तर क्या दिखाई दे रहा है, देश। देश के साथ कोई उपसर्ग की बात नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए कि लिखा क्या गया, छलिया। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इसमें से कौन सा है। छलिया में इया प्रत्यय है, अया प्रत्यय है, वया प्रत्यय है, आया प्रत्यय है। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जब भैया देखिए छलिया का जो मूल रूप होता है वह क्या हो जाता है, छल हो जाता है, और इसके साथ जब इया जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, छलिया बन जाता है। ठीक, शब्द क्या बन जाता है, छलिया बन जाता है। तो इसमें विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपको माना जाएगा। इसको आप एकदम अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया कि इसमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है। भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे भ्रम की स्थिति भी बनेगी। लिखा क्या गया है कि किस वाक्य में कर्म वाच्य है। तो यहाँ पे पहला जो विकल्प आपके सामने लिखा गया, चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा और लड़का दौड़ रहा है। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। अगर आप देख रहे होंगे तो हर वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है, कर्मवाच्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि इसमें कर्मवाच्य वाला विकल्प सही कौन सा होगा। तो भैया वहाँ जो पहला वाला विकल्प है, चिट्ठी भेजी गई, तो चिट्ठी भेजी गई तो क्या भेजा गया, चिट्ठी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे यह सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह क्यों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि पढ़ता पुल्लिंग होता है लेकिन जो कर्म है स्त्रीलिंग हो जाता है। लिखेगा पुल्लिंग है लेकिन जो कर्म है स्त्रीलिंग हो जाएगा। वही चीज यहाँ दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ना भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। इसलिए यह सारे के सारे वो विकल्प गलत होते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, कर्म वाच्य की जब बात होती है तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष। ठीक, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष जब कर्म के अनुसार होगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। कहा जाता है क्रिया का, क्या कहा जाता है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष। लिंग वचन पुरुष, क्रिया का लिंग वचन पुरुष जब कर्म के लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा भैया, कर्म वाच्य बनेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको यह पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य। यार एकदम निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपको उस समय आपको दर्शा के आगे निकल जाते हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब कर्मवाच्य कहा जाता है तो कर्मवाच्य में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वाच्य की बात होगी वाच्य में हमेशा क्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, क्रिया से अध्ययन किया जाता है, बाकी और किसी से नहीं अध्ययन किया जाता। जब क्रिया का लिंग वचन पुरुष जिसके अनुसार होगा वहां पर वही वाच्य हो जाएगा। ठीक है, इस परिभाषा को अपने किताब में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया, राम लक्ष्मण वन में गए। वाक्य में भूतकाल के लिए किस भेद का उदाहरण है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है। तो अब आप बताइए कौन सा भूत है। ठीक, फिर से वाक्य पढ़ लीजिएगा। राम लक्ष्मण वन में गए हैं, यहाँ कौन सा भूत है। यहाँ भूत की अगर हम बात करते हैं, एक सामान्य सा भूत है जो कम झटका देता है। ठीक है, तो यह सामान्य सा भूत है जो कम आपको झटका देगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, सीधे सीधे से आपको थोड़ा सा परेशान करके छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है।
कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है कहा जाए, तो इसमें निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है, विवरण है। तो मित्र देखिए, निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन होता नहीं है। तो उपदेशक कौन सा चिन्ह होता है? उपदेशक विराम का कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, उपदेशक विराम का कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया गया है क्या? इत्यादि। क्या लिखा गया है? इत्यादि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का इत धन आदि होगा, इत धन आदि होगा, इत धन आदि होगा, इत धन आदि होगा। तो अब आप देखिए, इत्यादि में क्या हो जाता है मित्र? इति होता है और एक शब्द क्या आ जाता है? आदि आता है, दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? इत्यादि हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? इत्यादि हो जाता है। यहाँ से मित्र मिलता क्या है आपको? ई मिलता है। ई किसका आगम होता है? या का परिवर्तन करता है, या का आदेश करता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो बड़े या की मात्रा लग जाता है। बड़े या की मात्रा के साथ यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस यह जो पद होता है या जो शब्द होता है, इसमें कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है मित्र? यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए कि इति धन आदि कहाँ लिखा गया है, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया प्रेमातुर। प्रेमातुर शब्द, इसमें से कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर में कौन सा समास नहीं है पूछा गया। कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है पूछा गया भैया। प्रेमातुर में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर में भैया जब बात आती है तो द्विगु समास है, बेभाव समास है, तत्पुरुष समास है। तो बच्चा आपके पास क्या थोड़ा प्रश्न में हमको अड़चन आ रही है। तो हालांकि इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। प्रेमातुर में बहुव्रीहि समास नहीं होगा, बाकी और सब में हो सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हमेशा ध्यान रखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास का भेद क्या होता है? द्विगु होता है, या भी नहीं साथ जुड़ा होता है। अब बेभाव की तो पता ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे यह पूछा जाता है प्रेमातुर, प्रेम में आतुर समास है, तो वहां पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तब वहां पे कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं यह आपको बताना है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं मित्र? तो ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे से आप बात करिएगा। 4 चरण होते हैं। ठीक, अब ये जो 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण में 2 चरण क्या होते हैं? सम होते हैं। और 2 चरण क्या होते हैं? 2 चरण और क्या हो जाते हैं? विषम हो जाते हैं। तो जहाँ सम 2 चरण होते हैं, विषम 2 चरण होते हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो चरणों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अगर पूछा जाए चरण कितने प्रकार के होते हैं, चरण हमेशा ध्यान रखिए, जब प्रकार पूछा जाएगा, चरण हमेशा 2 प्रकार का होता है। सम चरण होता है और विषम चरण होता है। और कोई भी पंक्ति लिखी जाती है, जब पंक्ति लिखा जाता है, पंक्ति में 4 चरण होते हैं। ठीक, उसमें से 2 चरण सम के होंगे, 2 चरण विषम के होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? 4 चरण हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न लिखा गया थोड़ा लंबा है, नीचे तक आ गया ना पूरा। देखिए, अब इसको देखिएगा। लिखा गया मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल टूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। यह जो पंक्ति लिखा गया है, यह पंक्ति जो लिखा गया इस पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? अर्थात इस पंक्ति में कौन सा रस है, यह अगर आपसे पूछा जाए इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ आपको उत्तर क्या देना होगा? इस पंक्ति में कौन सा रस होता है? शांत रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है और वात्सल रस होता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद इसका उत्तर दीजिएगा। मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। कहा गया मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में वह मौन व्यथा कहती थी।
दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल टूट गया, अविचल अविकल, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। तो टूट गया मतलब क्या हो गया, शोक उत्पन्न हो गया मित्र। तो यहाँ पे कौन सा पंक्ति, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा दोस्त, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति में कौन रस होगा, करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं। लिखा गया निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। लिखा गया एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। अर्थात किसी और के पति मतलब और किसी और नारी के चक्कर में जो पति पड़ जाता है तो क्या उसको किसी कोई पत्नी अपनी सह सकती है, नहीं सह सकती। पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दृष्टांत है, समासोक्ति है, विभावना है, विरोधाभास है। ठीक, तो अब इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्त यह भी पंक्ति कई बार आपके यहाँ पूछी भी गई है, तो इसका सीधा उत्तर होता है कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का संबंध पाया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, दृष्टांत अलंकार हो जाता है। इसका एक दो उदाहरण हमने इसके पहले भी करवाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया है कि अरुण, अरुण शब्द का अनेकार्थी है, सूर्य है, गुलाबी है, प्रातःकालीन सूर्य है, सिंदूर है। ठीक, सिंदूर है, आँख है, सूर्य है और नवीन है। अरुण, अरुण मतलब क्या हो जाता है, अरुण का निगार्थी शब्द क्या हो जाएगा मित्र, भी प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर दोनों का रंग एक ही होता है। इसी के संदर्भ में, इसी अरुण के संदर्भ में यह कहा गया, सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने जात, मनोनील शैल पर आपत पड़े प्रभात। यह जो पंक्ति लिखी गई है तो यह जब सूर्य की पहली जो लालिमा आती है, प्रातःकालीन सूर्य जो होता है वह क्या हो जाता है, अरुण कहलाता है, और इसी रंग का क्या होता है, सिंदूर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर आपका होगा। लिखा गया अनतनज शब्द का सही अर्थ क्या है। जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसमें आपके सामने यह चार विकल्प दिया गया है, तो इसका आप हमें उत्तर देंगे। इसका आपको उत्तर देना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए, इसका सही जवाब बताइएगा, फटाक से उत्तर आप दीजिएगा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब आपको क्या क्या मिला है, क्या होगा। तो यह हम बताएंगे कि अनतनज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। इस शब्द का सही अर्थ क्या होता है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग से हुआ हो, वह क्या कहलाएगा, अनतनज कहलाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर आपको माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाग्य का है, प्रारब्ध है, नियत है, भविष्यव्य है, नियति है। तो अब आप देखिए कि खेला तो बहुत तगड़ा यहाँ पे है कि यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आप हमें यहाँ बताएंगे कि किसमें भाग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आप बताइएगा, इसका उत्तर आप दीजिएगा, भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो भैया देखिए कि जो भाग्य की पर्यायवाची की बात करते हैं, प्रारब्ध तो होता ही है, नियत और नियति भी होता है। नियत मतलब क्या हो जाता है, नियत, और नियति तो सही है, भवितव्य भी सही है। लेकिन यहाँ जो बी वाला विकल्प नियत लिखा गया है, नियत क्या होता है हमारी इच्छाएं जो होती है, हमारा विचार जो होता है वह नियत है। ठीक, नियत वह नियत है। नियति जो लिखा गया है यह आपके क्या होता है, भाग्य होता है। ठीक, जो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, नियत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म क्या होगा। तो भैया देखिए, अज्ञ का विज्ञ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्या लिखा गया, असंगत। असंगत मतलब जिसकी संगति सही नहीं है, तो असंगत लिखा गया है। अद्यतन पुरातन लिखा गया है। ठीक, अजय विजय लिखा गया है, अर्वाचीन नवीन लिखा गया है। ठीक, तो भैया और तो सारे के सारे आपको सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विकल्प नंबर डी एकदम गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्वाचीन का क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। ठीक, अर्वाचीन नवीन होता है,
और नवीन का क्या हो जाता है, पुरातन हो जाता है। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, नवीन का क्या हो जाएगा मित्र, पुरातन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है, तो विकल्प नंबर डी एकदम असंगत विकल्प है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपसे प्रश्न किया गया है, कहा क्या गया है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, लिखा इसमें कौन सा सही है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, अवसर बीत जाने पर चेष्टा व्यर्थ। ठीक, शोर ज्यादा प्राप्ति बहुत कम, समय आने पर परिश्रम सफल होता है। यह आपके सामने 4 विकल्प लिखा गया है, इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है। ठीक, इन 4 विकल्पों में कौन सा सही है, तो कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इस पंक्ति में कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना क्या कहलाता है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, मतलब कड़ाही में था, उससे गिरा, फिर आग में गिर गया ना, चूल्हा मतलब आग हो जाता है। ठीक, चूल्हे मतलब क्या हो जाता है, आग हो जाता है, आग में आके गिरना हो गया। ठीक है, आग में आके गिरना हो गया, इतना आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया है, कार्य, लिखा क्या गया है, कार्य शब्द का तद्भव रूप है, कार्य का कर्म है, कार है, कार कर है, काज है। तो जो भैया कार्य लिखा गया है, एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा क्या गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करिए। ठीक, मतलब इसमें से आपको यह 4 विकल्प दिया गया है, इन 4 विकल्पों में से एक शुद्ध विकल्प का आपको चयन करना है, तो शुद्ध विकल्प कौन सा होगा, सदृश होगा, सदिश होगा, सदृशण होगा, सदृश होगा। तो देखिए, जब शुद्ध वर्तनी की हम बात करते हैं तो अर्थात जो शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वही शुद्ध वर्तनी होता है। तो विकल्प नंबर एकदम सही है, जो लिखा गया है सदृश्य। ठीक, क्या लिखा जाता है, सदृश्य लिखा जाता है। ठीक, जैसे अगर स्पष्ट नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए सादृश्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो यह शुद्ध वर्तनी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा गया क्या, प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। ठीक, तो इसमें देखिए कि दोस्त यहाँ पर लिखा क्या गया, गाड़ी और गाढ़ी, गाड़ी और गाढ़ी लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें भैया क्या सही होगा, यान या गहरी, गहरी या यान, गिरी या निकाली, निकाली या गिरी। ठीक, अब आप बताएंगे कि इसमें क्या हो जाता है। गाड़ी का अर्थ भैया क्या हो जाता है, यान, गाढ़ी का अर्थ क्या होता है, गहरी। तो सीधे विकल्प आपको सही क्या मिल जाएगा, विकल्प नंबर एकदम सही होगा। यह भी नहीं होगा, यह तो उल्टा कर दिया ना, बाकी है सही। यह गिरी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, निकाली भी नहीं होगा, गिरी भी नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला एकदम सही आपको जवाब होगा। तो विकल्प नंबर ए को आप एकदम सही उत्तर चुन लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, लिखा गया कि समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का सटीक अर्थ है, प्रथा और प्रथा का सटीक अर्थ है, क्या है, कुंती है, रीति है, अलग है, रिवाज है, नाम है, ढाल है, अलग है, बिलग है। तो भैया प्रथा जो होती है, प्रथा का अर्थ क्या होता है मित्र, कुंती होता है, और प्रथा का अर्थ क्या होता है, रीति होता है। विकल्प नंबर एकदम सही जवाब आपका होगा। ठीक, जितना मतलब कि विकल्प नंबर एकदम आपका सही जवाब होगा। तो विकल्प नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा, कुंती और रीति। ठीक, अगला आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ है मित्र, इसका तो आपके यहाँ एग्जाम में पूछा भी गया है। इस प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखा गया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस सदी में दिया गया है। तो भैया देखिए, सदी की बात होती है 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं। तो दोस्त यहाँ हम बताएंगे यह कब दिया गया था, 18वीं सदी में दिया गया था। और यह नारा दिया किसने था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ठीक है,
लेकिन कुछ किताबों में इस नारा को लेकर थोड़ा सा विवाद है, जहाँ कहा गया कि यह नारा जो दिया था, कौन दिया था, पंडित प्रताप नारायण मिश्र नाम आता है, तो वह गलत है। इस नारा को देने वाला कौन था, इस नारा को किसने दिया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में दिया गया था और दिया किसने था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। लिखा गया है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, इंदुमती है, सत्यवती है, चंद्रकिरण है, चंद्रकांता है। ठीक, चंद्रकांता है। यह 4 विकल्प आपके सामने है। तो अब आप हमें बताएंगे कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। ठीक है, पहली कहानी लेखिका का नाम मित्र कौन है, इंदुमती है। ठीक, दुलाई वाला लिखी थी इन्होंने, एक कहानी लिखा था दुलाई वाला, और यहाँ इन्होंने इंदुमती ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, इंदुमती ने लिखा था। देखिए, यह एक उपन्यास है, अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं, राही मसूम रजा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला हैं। तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस तरह से नहीं लिखे थे कि आधा और पूरा की बात। ठीक, उन्होंने अलिमा उन्ना यह सब नाम लिखा, अर्चना, पूजा, वेदना, यह सब लिख दिए थे, बाकी नहीं लिखे थे। इनको आप फाड़ दीजिएगा, बच्चे आपके पास इतने। तो धर्मवीर भारती का भी नहीं है, तो यह भैया किसका है, विष्णु प्रभाकर की रचना है धर्मवीर भारती। इस पर कई हिंदी फिल्म भी दर्शाया गया है। इसमें अर्धनारीश्वर उपन्यास पर हिंदी फिल्म भी दर्शाया गया है। ठीक है, फिल्म भी बनी हुई है इस पर। तो यह रचना किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। लिखा क्या गया है कि 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलनाथ हैं, विठलनाथ नंददास हैं, छित स्वामी हैं। ठीक, अब आपके सामने यह 4 विकल्प आया है। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो लिखा क्या गया है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक क्या हैं, कौन है, गोकुलनाथ है। ठीक, कौन है, गोकुलनाथ है। और इस ग्रंथ में इन्होंने अष्टछाप कवियों का वर्णन किया था। ठीक, अष्टछाप कवियों का वर्णन किया था। ठीक, अष्टछाप कवियों का वर्णन किया। ठीक है, अष्टछाप कवियों का वर्णन किया। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने गोकुलनाथ ने 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ भी लिखा था। वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ लिखा। ठीक है, क्लियर है। अब बात रही विठल दास की। विठल दास ने अष्टछाप कवियों की स्थापना किए हैं। ठीक, कवियों की स्थापना किया, अष्टछाप कवियों की स्थापना किया। ठीक है, अब बात रही विठल दास क्या थे, यह क्या थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्या, किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक, वल्लभाचार्य के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, यह हो गया। बाकी रही नंददास और छेस्वामी की, यह सब यही विठल दास के शिष्य थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, तो विकल्प नंबर ए वाला एकदम सही उत्तर आपको होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलदास हैं। इस गोकुलदास ने इस ग्रंथ में अष्टछाप कवियों का वर्णन किया था, अर्थात इनके संदर्भ में लिखा था। और इन्हीं गोकुलनाथ की एक और रचना आती है 252 वैष्णव की वार्ता। यह भी ग्रंथ किसने लिखा था, गोकुलनाथ ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं, महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, कल्हड़ हैं। तो अब आपको बताना क्या है कि गीतांजलि के रचयिता कौन होते हैं। भैया यह तो बहुत फेमस है कि यह जो ग्रंथ लिखा गया है कि गीतांजलि के रचयिता कौन होते हैं, यह क्या बताया जाएगा, तुरंत सीधा उत्तर आप क्या देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को देंगे। ठीक, किसको देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, अगला देखिए, लिखा गया कि बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। बिहारी वीरगाथा काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के, आधुनिक काल के,
काट दीजिएगा, काट दीजिएगा, काट दीजिएगा, बचेगा क्या आपके सामने? रीतिकाल बचेगा। तो बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत अपना ग्रंथ लिखा और वह जो रीतिकाल था, रीतिकाल को हिंदी ब्रज भाषा का, हिंदी ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। हिंदी ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है। तो दोस्त, आज जिस तरह से हमारे पास, हमने आपको आज 35 मतलब 35 प्रश्नों का एक श्रृंखला कराई। आज के लिए बस इतना, बाकी कल हम फिर मिलेंगे अपने निर्धारित समय पर और अपने इसी श्रृंखलाओं के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आपकी वर्दी निश्चित हो सके, मतलब 100% निश्चित हो सके, इसके लिए जुड़ रहे हैं। तो उसमें परसेंटेज घटाया ना जाए, इसके लिए हम लोग लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। आप लोग सभी लोग एकजुट होकर श्रृंखलाओं को करिएगा और परीक्षा अब आपके धीरे धीरे निकट ही आ रही है, दूर नहीं है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा दोस्त। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना आपको दे के जाते हैं। पूरे दिन में आप इसको रिवीजन करिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं आपके पास, उसको भी पढ़िएगा। फिर हम लोग अपने इसी टाइम पर मिलेंगे जिस टाइम पे आज हम आपके साथ रूबरू हैं। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।